नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित ही है, इससे पूर्व हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो समीक्षा कर रहे थे, उससे पूर्व हमने 3 वीडियो अभी तक की अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय आंदोलन क्या है उसके बारे में समीक्षा की। उसके बाद उदारवादी चरण के बारे में हमने समझा कि उदारवादी आंदोलन का जो समय रहा वो 1885 से 1905 तक का ये पीरियड रहा। उसके बाद हमने देखा उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण के अंतर्गत हमने 1905 से 1919 तक का ये पीरियड देखा, जिसमें किस प्रकार से क्रांतिकारी लोगों ने भारत की स्वाधीनता के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया, किस प्रकार से इसमें आंदोलन हुआ, किस प्रकार से अंग्रेज हुकूमत के सम्मुख से वार्तालाप विफल हुई और ऐसी स्थिति बन बैठी जहां पर एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बन चुके थे। एक तरफ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय समाज के जो नेतृत्व करने वाले जो लोग थे क्रांतिकारी, उनको भी कहीं ना कहीं हत्या हो रही थी। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। और जो ये वीडियो है, जो ये श्रृंखला मैं आपके सम्मुख से लेके आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी की बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये श्रृंखला इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण रहने वाला है। आपको मैं इससे पूर्व यदि मैं बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण है उनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में से पहले विभाजित किया गया है। पहले आपको पता है उदारवादी चरण, फिर उग्रवादी चरण, फिर उसके बाद गांधीवादी चरण। जो चौथा को इंक्लूड किया गया है वो जो चौथा चरण है वो है क्रांतिकारी चरण। अब क्रांतिकारी चरण के बारे में हम जानेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन का चरण क्या है। इससे पूर्व जो हमने अध्ययन किया वो आपका उग्रवादी चरण के बारे में हमने चला कि किस प्रकार से इसमें क्रांतिकारी लहर उत्पन्न हुई। आज उसी क्रम में हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जिस समय 1905 से 1919 में जिस समय ये उग्रवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, उस समय क्या हुआ था 1919 में, ठीक है, 1919 में जिस समय जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसमें जनरल डायर द्वारा जब निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी, तो जब जिसमें गोलियां चलवा दी थी उसमें 1800 से ऊपर की लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जब जिस समय ब्रिटिश हुकूमत ने जनरल डायर को ये कहा कि आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, तो उसमें जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें उन्होंने जो कहा कि इसमें जो हत्याकांड हुआ था इसमें 379 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 1000 से ऊपर की लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस संबंध में कई दफ़े आयोगों का गठन हुआ, समितियों का गठन हुआ, जिसमें जो श्रृंखला जो हम यदि बात करें, जो परिणाम निकल के आ रहा था वो अंग्रेज हुकूमत के पक्ष में, जनरल डायर के पक्ष में आ रहा था। तो उसके बाद हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग के गठन के अंतर्गत भारतीय समाज में भारतीयों के 3 भारतीय पैनल के रखे गए थे, 5 अधिकारी अंग्रेज हुकूमत के रखे गए थे, जिसमें ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये रिपोर्ट को भी सिरे से नकार दिया। उसके बाद क्या हुआ था, वफादारी एक आंदोलन का ये गठन किया गया था, जिसमें गांधी जी भी उसके सदस्य थे। तो जिसमें ये चीज़ें देखा तो जब इनकी रिपोर्ट को ब्रिटिश हुकूमत ने अनदेखा कर दिया था, तो महात्मा गांधी जी उससे क्या हो गए थे, असंतुष्ट हो गए थे और उन्होंने अपना विरोध के लिए 1920 में सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत कर दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रही उग्रवादी चरण की जो ये चीज़ें उत्पन्न हुई, जहाँ से महात्मा गांधी जी का जो सफ़र स्टार्ट होता है। अब उसके अंतर्गत हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण है, उसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी से लोगों ने क्या किया, बहुत सी अपेक्षाएं रखने लगे कि भैया ये महात्मा गांधी हमारे लीडर के तौर पर हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो लोगों को कहीं ना कहीं गांधी जी से बहुत ढेर सारी आस हो गई थी और इस आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, ऐसी अपेक्षाएं लोगों ने रखी थी। लेकिन इसी दरमियान क्या हुआ, चौराचारी हत्याकांड
गठित का कांड हो गया, जिसमें पुलिस थाना फूंक दिया गया, जहाँ पर पुलिस के कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने अपना जो सत्य असहयोग आंदोलन जो उनके द्वारा किया जा रहा था, उन्होंने उसे वापस ले लिया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला, सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। जो इसका जो परिणाम हुआ, इसके कारण क्या हुआ, जो संगठन गठित किया था वो संगठन दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग के अंतर्गत क्या हुआ, एक तो गांधी जी के पक्ष में समर्थन कर रहे थे और दूसरे गांधी जी के विरोध में उतर गए थे और गांधी जी का समर्थन नहीं कर रहे थे। तो जो इसका परिणाम निकला वो फिर से एक दौर का क्रांतिकारी दौर का एक चरण उत्पन्न हुआ, जो क्रांतिकारी चरण के रूप में हम जिसे जानते हैं, जिसे हम क्रांतिकारी चरण का द्वितीय चरण कह रहे हैं, ये चीज़ उत्पन्न होकर सम्मुख से आई। अब जब ये संगठन फिर से प्रारंभ हुआ क्रांतिकारी चरण का, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। जो क्रांतिकारी जो चरण निकल के सम्मुख से आया, इनके द्वारा हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जिस समय उन क्रांतिकारी का जो द्वितीय चरण था, उसके उपरांत किस संगठन का गठन किया गया है, तो उस संगठन का नाम है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। अब कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1924 को रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया और इसके संस्थापक के रूप में जिसे जाना जाते हैं वो सच्चिदानंद संथ्याल, जो यूपी के रहने वाले थे, उनको इसके संस्थापक के तौर पर नियुक्त किया गया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इस क्रांतिकारी चरण का जो प्रमुख उद्देश्य था, जो ये संगठन को गठित किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था, क्रांतिकारी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना था। हमने एक ऐसा आंदोलन करने की ठानी जिसके अंतर्गत हमें एक संस्था की जरूरत थी जिस बैनर तले सभी लोग इकट्ठा हो सके। वो बैनर था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ये गठन हुआ। इसकी जो मेन उद्देशिका थी, क्रांतिकारी मतलब हम अपनी आज़ादी को चाहे लड़के या मर के हम अपनी आज़ादी को पाएंगे, ये चीज़ ठान ली थी। जो भारत के क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के सम्मुख से दो हाथ करने का निर्णय ले लिया था। ठीक है, अब इस आंदोलन को संचालित करने का जो महत्वपूर्ण, इस आंदोलन को जो सहयोग प्रदान कर रहे थे, उसमें जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो वीर रहे, जो क्रांतिकारी रहे, इनके जैसा कोई क्रांतिकारी शायद ही पैदा हुआ हो। जो ये क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने इतिहास में अपनी अलग ही पहचान और उन्हें एक क्रांतिकारी के तौर पर आज दुनिया जानती है। ठीक है, यदि ये ना होते, यदि हम बात करें भगत सिंह की या चंद्रशेखर की, यदि ये ना होते तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम आज़ादी के जो पथ पर आगे को निरंतर अग्रसर हो रहे थे, वो चीज़ की प्राप्ति हमें हो पाती सरलता से। जब ये चीज़ इन अंग्रेज़ों के माध्यम से जब इनका टकराव हुआ ना कहीं तो अंग्रेज़ हुकूमत को भी ये डर लगने लगा कि भारत में अब क्रांतिकारी गुटों का या संगठनों का अधिक मात्रा में उदय हो रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके हुकूमत में भी कहीं ना ये डर था। तो इस वजह से दोनों में आपसी टकराव होना शुरू हुआ, चाहे हम अंग्रेज़ों की बात करें या फिर भारतीयों की बात करें। जब ये मध्य टकराव हो रहा था तो उसके अंतर्गत क्या हो रहा था, एक तरफ ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में जो सैनिकों की नियुक्ति हो रही थी, जो अधिकारी नियुक्त हो रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी अपनी जान गंवा रहे थे और कहीं ना कहीं भारतीय क्रांतिकारी जो थे उन्हें भी अपने प्राणों का न्यौछावर, एक शहीद के तौर पर उन्हें भी भारत माता के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने का मौका मिला। अब इसी बीच क्या हुआ था, जिस समय इस आंदोलन का गठन हो रहा था, रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था, इसी बीच क्या हुआ, एक घटना घटित होगी जिस घटना को हम कहते हैं काकोरी कांड कहते हैं। जो ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत काकोरी कांड कब घटित हुआ। ये जो घटित हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ये
सारा घटनाक्रम घटा हुआ था। इसके अंतर्गत HRA के द्वारा क्या हुआ था, इनके सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ जो लाइन पर काकोरी में मालगाड़ी को लूट लिया। जो सहारनपुर से लखनऊ को जो जाती थी जो ट्रेन, तो क्या हुआ था, जो क्रांतिकारी लोगों ने इस रेल लाइन को, जो मालगाड़ी थी, इसको लूट लिया। इस कांड के दौरान इन जिन्होंने ये ट्रेन को लूटा था, उन चारों आरोपियों को क्या करती थी, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी की सज़ा सुना दी गई और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। इनमें से जो 4 लोग थे, वो जो प्रमुख थे, उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफात अला और रोशनलाल और राजेंद्र लाहिरी, ये 4 प्रमुख थे जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया। और कभी क्वेश्चन आ जाता है, काकोरी कांड हत्याकांड के अंतर्गत जो सहारनपुर से लखनऊ में जो रेल लाइन को जो लूटा गया था, इसमें कौन से 4 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनका नाम बताइए। तो वो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफा अला उल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी, ये 4 प्रमुख थे। ठीक है, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उसके पश्चात क्या हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट का क्या हुआ, स्थापना हुई। इससे पूर्व जो जिस संगठन का जो स्थापना हुई थी, वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो इसका जो गठन किया गया था 1924 में किया गया था। और उसके 4 साल बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1928 को इसकी स्थापना हुई। जो इसके संस्थापक के तौर पर जिन्हें नियुक्त किया गया था, वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक के तौर पर नियुक्त रहे। और सैंडर्स की हत्या जब हुई थी, तो वह हत्या 1928 को ये हत्या हुई थी। और पहली बार क्रांतिकारी घटना जो घटित हुई थी, जो लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। जो इसकी जो हत्या कर दी गई थी, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब उसके पश्चात बम कांड भी हुआ था। सेंट्रल असेंबली में क्या हुआ था, ये बम कांड हुआ था। जिस समय अंग्रेज की असेंबली चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ था, बम कांड हुआ था, जिसमें ये बम लेके उस असेंबली में पहुंच गए थे। भगत सिंह कुटबेकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में, वहाँ पर क्या हुआ, जिस समय दिल्ली असेंबली में अंग्रेज हुकूमत या कहें बड़े शीर्ष नेतृत्व की असेंबली चली थी, तो ये क्या हुआ, क्रांतिकारी लोग बम लेके उस असेंबली में फेंक दी, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं क्या है। जो बम हत्याकांड हुआ था, जो असेंबली में जो बम फोड़े गए थे, जो फेंके गए थे, वो बम कांड हुआ था आपका 8 अप्रैल 1929 को। ये चीज़ें हुई दिल्ली में, बड़ी मुद्दों पर बहस चल रही थी। ठीक है, जब मुद्दों में बहस चली तो इस असेंबली में 2 लोग पहुँचे। ठीक है, जब इस असेंबली में जब 2 लोग पहुँचे, उन दोनों का नाम है, एक तो भगत सिंह और एक बुटकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया गया था। ठीक है, अब जब ये बम फेंक दिया गया था, तो बम खाली कुर्सियों पर फेंका गया था, ना कि जो शीर्ष नेतृत्व को जो नेतृत्व कर रहे थे उस असेंबली के जो अंग्रेज अधिकारी हैं या कोई अन्य, तो इन्होंने उस तरफ ना फेंकते हुए जो खाली कुर्सियां थी वहाँ पर ये बम फेंक दिया गया था और पर्चे भी वहाँ पर फेंक दिए गए थे। और परिणाम ये हुआ कि इन दोनों को उस असेंबली में जब बम फेंका था, उसके बाद तुरंत ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को, या ये 2 कौन थे, एक तो चंद्रशेखर भगत सिंह, दूसरे थे बुटकेश्वर दत्त। इन दोनों को क्या कहता, तुरंत जब इन्होंने बम फेंका था असेंबली में, तो उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और पर्चे पर लिखा गया था कि बड़े कानून को सुनना है। ठीक है, अब ये पर्चों में लिखा गया है,
अब जो महत्वपूर्ण बात जो इस असेंबली में जो बम फेंकने के बाद जो पर्चों में जो शब्दों का उल्लेख किया गया था, बहरे कानून को सुनना, मतलब आप हमारी बातों को अनसुना नहीं कर सकते हो। जो चीज़ हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हम आंदोलनरत हैं, उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम हमें मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ें कही गई थी। ठीक है, ये थी महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि उसके पश्चात जो अगला क्रांतिकारी जो आंदोलन था, उसके अंतर्गत लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा उठा, जो मुकदमा उठा, जो लाहौर षड्यंत्र का, ये 1929 में ये मुकदमा, जिसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत क्या हुआ था, जितिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण 64 दिन के अमरण अनशन के कारण से हो गई थी। जब ये लाहौर के जेल में बंद थे, जो अंग्रेज हुकूमत ने इन्हें बंद कर दिया था, तो इन्होंने क्या करता है, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और इस कारण क्या हुआ था, जब ये एक तरफ का ये कहा जाए कि अंग्रेज हुकूमत द्वारा या ब्रिटिश हुकूमत द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, जिसे हम लाहौर षड्यंत्र का मुद्दा कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, जितिन दास जी को क्या हुआ था, वहाँ पर या कहें खाना नहीं दिया गया था, या क्या कारण है वो स्पष्ट नहीं है। तो इनको भूख हड़ताल के कारण इनकी क्या हुआ, 64 दिन इन्हें भूख हड़ताल की, तो इनके कारण इनका शरीर डिहाइड्रेशन के कारण या कहीं अन्य कारण से इनकी मृत्यु हो गई। और इस षड्यंत्र के तहत, जो ये षड्यंत्र रचा गया था, इस षड्यंत्र के तहत क्या हुआ, 3 लोगों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। अब ये तिथि क्या थी, ये तिथि है आपकी 23 मार्च 1931 को इन तीनों को इसके अंतर्गत फांसी दी गई। अब ये कौन है तीनों, पहले नंबर पे है भगत सिंह, दूसरे नंबर पर सुखदेव, तीसरे पे है राजगुरु। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब ये तिथि है जो 23 मार्च वाली जो तिथि है, आज संपूर्ण भारत में इसे जो शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ट्रिब्यूट दिया जाता है। आज भी हम इन क्रांतिकारियों को स्मरण करते हैं, कहीं ना कहीं इनके योगदान को हम आज भी याद करते हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता के इन्होंने जो अग्रणी योगदान दिया, जो परिश्रम किया, उसे भुला ही नहीं जा सकता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक आंदोलन रहा, और यह कहें यह भारत माता के लिए शहीद हुए। अब 27 फरवरी 1931 में क्या हुआ, इलाहाबाद के फील्ड पार्क में क्या, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी। जिस समय ये सिलसिला रहा, जब 1923 में, यदि 1931 की बात करूँ मैं, 23 मार्च 1931 में पहले तो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने क्या हुआ, फांसी पर चढ़ा दिया। उसी बीच क्या हुआ, जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से मुठभेड़ में कहीं ना कहीं मारे गए, या कहें ये इन्होंने स्वयं ही अपने आप को फर्डेट पार्क में क्या हुआ, जब ये चारों तरफ से अंग्रेज सैनिकों से घिर गए थे, तो इनकी बंदूक में एक गोली बची थी। तो इन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं अंग्रेज हुकूमत के सम्मुख से सिलेंडर नहीं कर सकता, तब तक ये मुझे नहीं छू सकते। इन्होंने जो लास्ट गोली थी, इन्होंने खुद को ही वो गोली मार दी। ठीक है, अब इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मृत्यु कब हुई, इनको कब फांसी में चढ़ा दी गई थी। इनको 23 मार्च 1931 में इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो षड्यंत्र था, HRA संगठन के जो नेता बने थे, जिनको चुना गया था, यशपाल को इस संगठन का नेता चुना गया था। ठीक है, अब बात करते हैं चटगांव अमारी रेड, शस्त्रगाल लूटा गया बंगाल। हाँ, ये जो चटगांव था हमारी रेड के अंतर्गत, इसमें क्या था, बहुत ढेर सारे हथियार रखे गए थे, जिसे हम शस्त्रगाल लूट बंगाल कहते हैं। ये एक जो घटना घटित हुई थी, 1930 में एक घटना घटित हुई थी। और जो इसके जो मास्टरमाइंड थे, सूर्य सेन मास्टर द्वारा इसको अंजाम दिया गया था, और इनको 1934 में फांसी में चढ़ा दिया गया था। जो चटगांव में जो बहुत बड़ा क्या था,
एक हथियारों का जखीरा था, उसको उनके द्वारा लूटा गया, ठीक है, बंगाल में। तो जब ये पकड़े गए थे तो इनको भी क्या हुआ था, 1934 में इनको फांसी में चढ़ा दिए। अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नेहरू रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई, इसका गठन कब किया गया थे। तो जब ये नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद क्या हुआ था, भारत का जो सचिव था लॉर्ड वेंकट हेड ने इसे चुनौती रखी। बात करते हैं साइमन कमीशन के। जब साइमन कमीशन को जब भारत में बहिष्कार कर दिया तो भारत के जो सचिव थे लॉर्ड वेंकट हेड ने इन्हें चुनौती में रखी और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ, 9 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया और डोमिनियन स्टेट में इसकी मांग रखी गई, ठीक है। अब बात करते हैं कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो किस वर्ष से शुरू हुआ था। ये हुआ था आपका 1929 में। 1929 में कभी क्वेश्चन आ रहा है, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था लाहौर में। कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में 1929 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसका जो का जो उद्देश्य था, जो लाहौर अधिवेशन का जो उद्देश्य था, तो पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण तरीके से हमें आज़ादी चाहिए, इन चीज़ों की ये मांग रखेगी। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो कहीं भी पसंद आ रही हो, थोड़ा सा भी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। जब ये पूर्ण स्वराज की जो मांग उठी तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के तौर पर इसे मनाया गया, ठीक है। अभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस वर्ष है पहला स्वतंत्रता दिवस के तौर पर, किस वर्ष को मनाया, किस तिथि को मनाया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया, ठीक है। समटाइम कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस अधिवेशन के तहत मनाया गया। ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था लाहौर में, तो 1929 को इस अधिवेशन के तहत प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया। ये कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया। जो ये स्थान चुना गया था, ये लाहौर, जो अभी रांची पाकिस्तान के अंतर्गत है, ये लाहौर में रांची नदी के तट पर इसको फहराया गया था। इस तिरंगे झंडे को वहाँ पर फहराया गया था। और या हम बात करें कि स्वतंत्रता दिवस की तिथि को ये मनाया गया। अब कभी क्वेश्चन ये दिमाग में आता होगा कि 26 जनवरी 1930 को ही, 26 जनवरी को ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को ही पूर्व में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये दिवस आज़ादी के तौर पर हमने जो मनाया वो आज तक निरंतर उसी तिथि को हम अपनी आज़ादी को मानते हैं, ठीक है। अब इसी बीच क्या हुआ, कांग्रेस ने अपना इसी बीच जहां कांग्रेस अपना काम कर रहे थे, तो वहीं भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई। जो कुछ घटनाएं हैं वो क्रमशः इस प्रकार से। लाल कुर्ती आंदोलन, ये घटना घटित हुई। इसका जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी सीमा में जो नॉर्थ वेस्ट भारत के जो क्षेत्र है, वहाँ पर यह घटना घटित हुई। जो इसके जो नेता थे वो खान अब्दुल गाफर खान इसके थे, क्योंकि ये सीमांत फिटिया गांधी के समर्थन में थे, ठीक है। तो इन्होंने जो घटना घटित हुई, जो 1929 से 1930 में घटना घटित हुई और विशुद्ध अहिंसक आंदोलन के रूप में ये घटना घटित हुई। उसके बाद क्या था, प्रांतीय चुनाव हुए, ठीक है। 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए, जिसमें 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत ये प्रांतीय चुनाव कराए गए। इसमें प्रांतों की संख्या टोटल थी 11। कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रांतीय चुनाव किस वर्ष से प्रारंभ हुए, तो वो हुए थे 1937 में। और इन प्रांतों की जो संख्या थी उस समय वो थी आपकी 11 प्रांतों की संख्या थी। और 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका था। और संयुक्त प्रांत जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास, ये जो
6 प्रांत हैं, यहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण तौर पे क्या हुआ था, बहुमत का आंकड़ा इसने पार कर लिया था। अब बात करते हैं जो 2 राज्यों में जो गठबंधन की सरकार इसमें जो बनी, तो वो पश्चिम में उत्तर प्रांत थे, ठीक है, जहाँ पश्चिम में उत्तर प्रांत है असम, ठीक। कभी क्वेश्चन आ जाता है वो कौन से 6 राज्य थे जहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त हुआ, तो वो राज्य हैं संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मुंबई और मद्रास। और जो 2 राज्यों में जो गठबंधन की सरकार मिलकर जो बन रही थी वो थी पश्चिमोत्तर प्रांत और असम। और 3 राज्य ऐसे थे जहाँ पर बंगाल, पंजाब तथा सिंध में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की सरकार बनी। अब ये इन क्षेत्रों में जो 3 राज्य थे, इन 3 राज्यों में मुस्लिम सरकार बनी। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किन राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, तो जो मुस्लिम लीग की जो सरकार बनी वो बंगाल, पंजाब तथा सिंध में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की सरकार यहाँ पर बनी। इसको यहाँ पर नेतृत्व करने का मौका प्राप्त हुआ। जो इससे 6 जो संयुक्त राष्ट्र जो हमने बताए थे, संयुक्त प्रांत जो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से जीते, भी महत्वपूर्ण है। ये प्रांतों के कभी नाम पूछे जा सकते हैं, प्रांतों के नाम आपको पता होना चाहिए। संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास। और जो 2 राज्यों में जो गठबंधन की सरकार बनी वो पश्चिमोत्तर प्रांत और असम थे। और जो 3 राज्यों में जो मुस्लिम लीग की जो सरकार बनी थी वो बंगाल, पंजाब और सिंध, इन क्षेत्रों में क्या होता है, मुस्लिम लीग की सरकार का गठन किया गया था। अब बात करते हैं अक्टूबर 1939 में क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा क्या हुआ था, अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो इसमें इन्होंने अपने स्टैंड रखने के लिए कहा था, तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल द्वारा क्या हुआ था, इसमें त्यागपत्र इसके लिए दे दिया गया था। और जो इसका जो परिणाम निकल के आया था, जो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस के तौर पर, इस तिथि को मुक्त दिवस के तौर पर मनाया गया। और इसका जो समर्थन किया गया था, जो समर्थन था, भीमराव अंबेडकर ने इनका समर्थन किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट पे, आज़ाद हिंद फौज का गठन की बात कर रहे हैं। तो ये जो गठन हुआ था इसका, तो ये हुआ था आपका 1942 को। इसके जो विचार थे, जो विचार उदय हुए थे, जो किसके विचार से बना था, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा इसको संगठित किया गया था। और इसका जो संगठन था, रास बिहारी बोस द्वारा इसको 1942 में इस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। और 1943 से उनमें क्या हुआ, एससी बोरा जो सिंगापुर में जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके द्वारा इस पर क्या हुआ, इसका नेतृत्व सिंगापुर में इस चीज़ की नेतृत्व किया। कभी आ जाता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस क्या करते, इसके नेतृत्व कर रहे थे। कभी क्वेश्चन आता है, हिंद फौज का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, जो इसके मूल रूप से यदि हम बात करें, जो इसको पहचान मिली, आज़ाद हिंद फौज का जो नाम उत्कीर्ण हुआ, जो ये जो पहचान दी, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसको एक श्रेय मिला, एक नेतृत्व करने का वो मार्ग मिला, ये रहा पूरा धन्यवाद। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया, ये रास बिहारी बोस द्वारा इसका गठन किया गया। और इसका जो नेतृत्व किसने किया, ये किया गया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका नेतृत्व किया। दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो की जो श्रृंखला रहेगी वो रहेगी आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठनों की बात हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय।